तो लास्ट पार्ट में गोहान ने ओमनी फ्रीज़ा को ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद वो दोबारा से निकल गया था गोकू की उस एनर्जी के बारे में पता लगाने के लिए। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुमने लास्ट पार्ट में इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे, जिसको देख कर के मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। और हाँ, मुझे ये भी समझ में आ गया कि मैंने क्या गलती की है इस सीरीज़ में। मैंने टाइमलाइन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी पका दी है। शुक्रिया तुम लोगों को मेरे को इस चीज़ में मदद करने के लिए। और हाँ, मेरे को नेक्स्ट सीरीज़ से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सजेशंस आए हैं, जिसका मैं एक पोल कंडक्ट करूँगा। फिर जैसी तुम्हारी चॉइस रहेगी उसके ऊपर मैं नेक्स्ट सीरीज़ बनाऊँगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो का। खैर, गोहान ज़ेनो के मल्टीवर्स से तो निकल चुका होता है, लेकिन स्टिल वो यही सोच रहा होता है कि वो इस एनर्जी को ढूंढ कहाँ सकता है। गोहान कहता है, मैंने इटर्निटी से कह तो दिया कि मैं गोकू की एनर्जी के बारे में पता लगाता हूँ, लेकिन मैं आखिर पता कैसे लगा पाऊँगा? उनकी जैसी एनर्जी तो मैंने कहीं भी नहीं सेंस करी है, इवन डार्क इटर्निटी के पास भी नहीं। तभी गोहान को अचानक से वो एनर्जी दोबारा से फील होने लगती है। गोहान कहता है, ये तो फादर की एनर्जी है। कहीं दोबारा से फादर के ऊपर उस एनर्जी ने तो काबू नहीं पा लिया? मुझे जल्दी से जाना होगा और देखना होगा आखिर ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। जिसके बाद गोहान उस एनर्जी का पीछा करते करते पहुँचता है टाइम वीवर के पास में। जैसे ही टाइम वीवर गोहान को देखती है, वो एकदम हैरान रह जाती है, एकदम चौंक जाती है टाइम वीवर। टाइम वीवर कहती है, तो तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? तो गोहान कहता है, मुझे यहाँ से एक अजीब सी एनर्जी सेंस हुई है, जो कि फादर के ऊपर भी कंट्रोल पा रही है। मेरे को बस वो जानना है कि वो आखिर एनर्जी आ कहाँ से रही है। क्या इसमें तुम्हारा कोई हाथ है? अगर तुम्हारा कोई हाथ है इस सब के पीछे, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। टाइम वीवर कहती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो एनर्जी यहाँ से नहीं आ रही है। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है गोहान, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोहान कहता है, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मुझे देखने दो आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, और उस एनर्जी का पीछा करने दो। टाइम वीवर कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो गोहान, मैं तुम्हें उस चीज़ की परमिशन नहीं देती हूँ, ये एक सेंसिटिव चीज़ है। गोहान कहता है, मैं एक इटर्नल बीइंग का बेटा हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए साइड हटो। ऐसा बोल करके गोहान टाइम वीवर को साइड में कर देता है। और जैसे ही वो उस एनर्जी के और नज़दीक पहुँचता है, तो वो देखता है कि उसके सामने एक ट्री बना हुआ है, जिसके पास से वो एनर्जी आ रही है। और वो ट्री बहुत ही ज़्यादा अजीब नज़र आ रहा होता है। गोहान कहता है, ये कैसा ट्री है? आखिर इसके पास से एनर्जी कैसे आ सकती है? तो टाइम वीवर सब कुछ सच बताती है गोहान को। टाइम वीवर कहती है, मुझे माफ़ कर दो गोहान, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने टाइमलाइन को मर्ज कर दिया, जिसकी वजह से, और इन सभी टाइमलाइंस ने मर्ज होकर के एक ट्री का फॉर्मेशन कर दिया है, जिसका नाम है टाइमलाइन ट्री। गोहान कहता है, लेकिन आखिर इसके पास से ये एनर्जी क्यों आ रही है, और इसका गोकू से क्या रिलेशन है? मेरे फादर को ये एनर्जी क्यों इन्फ्लुएंस कर रही है? तो टाइम वीवर बताती है कि ये जो ट्री का फॉर्मेशन लिया है टाइमलाइंस ने, इसके पीछे डेफिनेटली किसी एक अपर बीइंग का हाथ है, क्योंकि टाइमलाइंस इतनी बुरी तरीके से उलझ चुकी थी कि अब उसको हैंडल कर पाना भी एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, और सभी टाइमलाइंस तबाह होने वाली थी इस एग्जिस्टेंस के साथ में। लेकिन तभी अचानक से उन टाइमलाइंस ने एक ट्री का फॉर्मेशन ले लिया, जिसकी वजह से जो हमारी टाइमलाइंस है वो सही डायरेक्शन में दोबारा से फ़्लो करने लगी। लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसके पीछे किसी अपर बीइंग का हाथ है। उसने हमारी टाइमलाइन को तो बचा लिया, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो गोकू को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। गोहान कहता है, लेकिन मुझे उस एनर्जी को रोकना होगा, नहीं तो वो अगर फादर के ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस पा लेगी, तो फादर पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होकर के एग्जिस्टेंस खुद ही तबाह कर देंगे। तो टाइम वीवर कहती है, लेकिन अगर तुम इस एनर्जी को कट आउट कर दोगे, तो फिर ये जो टाइमलाइंस की ट्री बनी हुई है ये दोबारा से उलझ जाएगी, और तब भी हमारा एग्जिस्टेंस तबाह हो जाएगा। गोहान कहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इस एनर्जी को रोक देंगे तो भी हम मर जाएंगे, और अगर नहीं रोकेंगे तो फादर ही ख़त्म कर देंगे इस पूरे एग्जिस्टेंस को। तो टाइम वीवर कहती है, इसका केवल एक ही तरीका है गोहान, कि तुम्हें इस टाइमलाइन ट्री को संभालना होगा। गोहान कहता है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, मैं कैसे इस टाइमलाइन ट्री को संभाल सकता हूँ? मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं सभी टाइमलाइंस को संभाल सकूँ। तो टाइम वीवर कहती है, फिर तो हमारे पास और कोई भी चारा नहीं बचा है इस एग्जिस्टेंस को खोने के अलावा। गोहान कहता है, मैं डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। खैर, वहीं दूसरी तरफ अर्थ में वजीरा
काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया होता है और वो एकदम ही शांत हो चुका होता है। ब्रोली, ज़ेनो, ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं वजीटा से, लेकिन वजीटा कुछ भी नहीं बोल रहा होता। ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, अगर वजीटा की ऐसे ही हाल रहा तो हो सकता है कि ये अपने आप को हार्म कर ले, या फिर किसी दिन ये गुस्सा करके इस पूरे यूनिवर्स को ही हार्म कर दे। हमें जल्द से जल्द इसके बेटे को ज़िंदा करना होगा। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, हम इसको बेटे को कैसे ही वापस ला सकते हैं? हम तो सुपर शेनरॉन से भी विश नहीं कर सकते काफ़ी समय तक। तभी ब्रोली कहता है कि कैसा हो अगर हम इस अर्थ के शेनरॉन से विश कर लें ट्रंक्स को ज़िंदा करने के लिए। तो ज़ेनो कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, लेकिन तुम कोशिश करके देख सकते हो। जिसके बाद ब्रोली बुल्मा के ड्रैगन बॉल रेडार की मदद से सभी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लेता है और शेनरॉन को भी समन कर लेता है। जैसे ही ब्रोली विश मांगता है शेनरॉन से कि वो ट्रंक्स को वापस ले आए, तो शेनरॉन पहले तो काफ़ी कोशिश करता है ट्रंक्स को वापस लाने की, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसके भी पसीने छूट जाते हैं। शेनरॉन कहता है, मैं उस ट्रंक्स को वापस नहीं ला सकता हूँ, ये चीज़ मेरे कैपेबिलिटीज़ के भी बाहर है। ब्रोली कहता है, आखिर ऐसा क्यों, तुम ट्रंक्स को वापस क्यों नहीं ला सकते हो? तो शेनरॉन कहता है, क्योंकि वो जिस डिवाइन एनर्जी से मरा है वो एनर्जी मेरे भी परे है, इसीलिए मैं उसको दोबारा से ज़िंदा नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी कोई और विश है तो उसे मैं ज़रूर पूरी कर सकता हूँ, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? ब्रोली कहता है, नहीं, ट्रंक्स के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जिसके बाद शेनरॉन उसको बिना कोई विश दिए गायब हो जाता है। ज़ेनो कहता है, देखा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि शेनरॉन इस विश को नहीं पूरा कर पाएगा, क्योंकि वजीटा के पास जो फॉर्म थी वो सेलेस्टियल की फॉर्म थी, जो कि शेनरॉन के भी परे है, और उस फॉर्म से वजीटा ने ट्रंक्स को इरेज किया था। तो मुझे तो डाउट है कि कहीं सुपर शेनरॉन भी अपने हाथ खड़े ना कर दे ट्रंक्स को ज़िंदा करने से। तभी वजीटा ज़ेनो के पास आता है और कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि मेरा ट्रंक्स वापस नहीं आ सकता? मैं उसको वापस ला करके ही रहूँगा, और अगर मैं उसको वापस नहीं ला पाया तो फिर आपका ये मल्टीवर्स भी नहीं बचेगा। ऐसा बोल करके वजीटा वहाँ से गायब हो जाता है। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा ट्रंक्स के लिए, नहीं तो हो सकता है कि वजीटा ही जिरेन से बड़ी खतरा बन जाए हमारे मल्टीवर्स के लिए। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोहान इटर्निटी के पास पहुंचता है और उन्हें वो सारी बातें बताता है, जिसे सुनने के बाद इटर्निटी खुद शॉक में आ जाते हैं। वहाँ पे टाइम वीवर भी होती है। इटर्निटी टाइम वीवर्स कहता है, क्या कि तुम्हें ज़रूरत कैसे हुई टाइम लाइन्स के साथ खिलवाड़ करने की? इसका मतलब है कि शुरुआत में भी तुम ही टाइम लाइन्स के साथ खिलवाड़ कर रही थी। टाइम वीवर कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए इटर्निटी, मुझे डार्क इटर्निटी ने धमकी दी थी कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इटर्नल बीस्ट की मदद से मुझे मरवा देगा। गोहान कहता है, लेकिन इटर्निटी, अभी हमारे पास इस टाइम वीवर के बारे में सोचने का कोई भी समय नहीं है। हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हम कैसे रोक सकते हैं उस चीज़ को। अगर हम उस एनर्जी को रोकेंगे तो फिर टाइम लाइन ट्री बिखर जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, और अगर हम उस एनर्जी को नहीं रोकेंगे तो हो सकता है कि गोकू के ऊपर वो एनर्जी काबू पा ले और फिर वो खुद ही एग्जिस्टेंस तबाह कर दें। इटर्निटी कहता है, लेकिन आखिर वो एनर्जी है किस चीज़ की? तो टाइम वीवर कहती है कि वो डेफिनेटली कोई एक बीइंग है जो कि हमारे सामने नहीं आया, लेकिन उसकी एनर्जी हमारे तक पहुंच रही है, और उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो गोकू को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। इटर्निटी कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर उस एनर्जी की मदद से हम डार्क इटर्निटी को भी ख़त्म कर सकते हैं। गोहान कहता है, हाँ, आपने सही कहा, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन उस डार्क इटर्निटी को ख़त्म करने के लिए हमें उसे अपनी एग्जिस्टेंस में लाना होगा, लेकिन वो तो काफ़ी समय से छुप के रह रहा है। तो इटर्निटी कहता है, गोहान, तुम्हें ही किसी तरीके से उस डार्क इटर्निटी को उकसाना होगा इस मेन एग्जिस्टेंस में आने के लिए, ताकि वो अपने रेल्म को छोड़ करके यहाँ आ सके और गोकू उस एनर्जी का इस्तेमाल करके डार्क इटर्निटी को ख़त्म कर दे। गोहान कहता है, जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उस डार्क इटर्निटी को उकसाने की और इस एग्जिस्टेंस पे आने के लिए मजबूर करने की। जिसके बाद गोहान भी वहाँ से चला जाता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ डार्क इटर्निटी ये सोच रहा होता है कि अब उसके पास कोई भी चारा नहीं बचा है, अब वो उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ना उसके पास इटर्नल बीस्ट है, ना ही उसके पास गोहान है। डार्क इटर्निटी कहता है, अब तो मेरे पास इटर्नल बीस्ट भी नहीं है, अब अगर मुझे अपने काम में कामयाब होना है तो उस गोहान को किसी भी हाल में अपनी तरफ करना होगा। अगर मैं ऐसा करने में सक्षम रहता हूँ तो फिर मैं इस पूरी एग्जिस्टेंस पे राज करूँगा,
लेकिन अगर मैं नाकामयाब रहता हूँ तो फिर मेरा खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। क्या मुझे ये रिस्क लेना चाहिए? लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, मुझे ऐसा करना ही होगा। लेकिन आखिर मैं ऐसा करूँगा क्या? वो दो मॉर्टल्स, दोनों बेवकूफ़ मर गए, इटर्नल बीस्ट भी मर गया। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ जिससे मैं गुहान को अपनी तरफ कर सकूँ? तभी डार्क इटर्निटी कहता है, नहीं, अभी एक रास्ता बचा हुआ है। और ऐसा बोल करके वो हंसने लगता है। डार्क इटर्निटी कहता है, अब मुझे जाना ही पड़ेगा मेन एग्जिस्टेंस के अंदर। इटर्निटी रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस में आ करके तुम्हें ही ख़त्म कर दूंगा। ऐसा बोल करके डार्क इटर्निटी हंसने लगता है बहुत तेज़ी से। खैर, वहीं दूसरी तरफ गुहान सोच रहा होता है आखिर वो डार्क इटर्निटी के पास पहुंच कैसे सकता है। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वो डार्क इटर्निटी के पास पहुंच सके? तभी उसे उस डार्क एनर्जी की सेंस होती है। गुहान कहता है, ये डार्क एनर्जी तो डार्क इटर्निटी की है, लेकिन ये इस एग्जिस्टेंस में कैसे आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं डार्क इटर्निटी खुद ही हमारे एग्जिस्टेंस में आ गया है? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे जल्द से उसे ढूंढना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। खैर, वहीं अर्थ पे ज़ेनो, ब्रोली और ग्रैंड प्रीस्ट सोच ही रहे होते हैं कि आखिर वो क्या कर सकते हैं जिससे कि ट्रंक्स वापस आ जाए। तभी उनके पास वजीटा दोबारा से आ जाता है। वजीटा कहता है, ओह तो तुम तीनों यहाँ पे हो? ओह, मैं तुम तीनों को ही ढूंढ रहा था। वजीटा का ये बिहेवियर देख करके वो तीनों ही हैरान रह जाते हैं। ब्रोली कहता है, ये वजीटा है? ये तो अभी उतना ज़्यादा डिप्रेशन में था और ये कह रहा था कि पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर देगा, और अब ये इतना ज़्यादा खुश है। वजीटा कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो ब्रोली? मुझे क्या हुआ था, मैं तो हमेशा से ठीक ही था। तो जेनो कहता है, तुम्हें गम नहीं है अपने बेटे को खोने का? तभी वजीटा के पसीने आते हैं और कहता है, बेटे के खोने का? कहीं ऐसा तो नहीं कि वजीटा का बेटा मर चुका है? जेनो कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो? तो वजीटा कहता है, हाँ 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 मतलब कि मुझे काफ़ी गम है, लेकिन अब मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा ट्रंक्स को वापस लाने की। इतना सडन बिहेवियर में चेंज देख करके ब्रोली, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो ये तीनों के मुंह ही खुले रहते हैं। जेनो कहता है, ये बात कुछ हज़म नहीं हो रही है वजीटा। वजीटा कहती है, होगी भी नहीं आपको, क्योंकि आप खाना नहीं खाते हैं। खैर, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्यों ना ब्रोली हम लोग जा कर के फूड एंजॉय करें। ब्रोली कहता है, लेकिन वजीटा मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वजीटा कहता है, वो सब हम खाने के बाद पूछेंगे, फ़िलहाल मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। और ऐसा बोल करके वजीटा बात को टाल देता है और वो चला जाता है खाना एंजॉय करने के लिए। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। यह वजीटा अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है? अभी जाते समय तो ये कुछ ज़्यादा ही अलग था। ज़ेनो कहता है, तुम्हारी बात ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमें तो बस अपने मल्टीवर्स को सेफ रखने से मतलब है। खैर, अब हमें चलना चाहिए वापस। जिसके बाद ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट भी वहाँ से चले जाते हैं। खैर, वजीटा और ब्रोली बुल्मा के पास पहुंचते हैं। तो बुल्मा कहती है, आखिर ट्रंक्स कहाँ पे है? तो वजीटा बताता है कि वो तो मर गया। बुल्मा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है, तुम्हारा बेटा मर गया और तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो वजीटा? और ऐसा बोल करके बुल्मा एक थप्पड़ मारती है वजीटा के मुंह पे, जिसे खाने के बाद वजीटा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वजीटा एक अजीब सा ऑरा रिलीज़ करने लगता है। ब्रोली कहता है, ये वजीटा का ऑरा है ही नहीं, ये वजीटा की एनर्जी है ही नहीं। आखिर ये कौन है? ये डेफिनेटली कोई और बीइंग है, ये वजीटा हो ही नहीं सकता है। लेकिन वजीटा अपने ऊपर काबू पाता है और वो शांत हो जाता है। वजीटा कहता है, बुल्मा पहले मुझे खाना खाना है। बुल्मा खुद वजीटा की आंखों में देख करके इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो ट्रंक्स की बात को वहीं दबा देती है और वो वजीटा को खाना दे देती है। अब तुम लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये वजीटा कौन है, क्या ये असली वजीटा है या फिर तुम कंफ्यूज हो गए होगे। वेल, ये असली वजीटा नहीं है, ये डार्क इटर्निटी है जो कि वजीटा बन करके आया है। अब क्या ये डार्क इटर्निटी गुहान को अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाएगा, या फिर उससे पहले ही गुहान डार्क इटर्निटी के बारे में पता लगा लेगा और इस डार्क इटर्निटी वाले वजीटा को ख़त्म कर देगा? और आखिर क्या होगा अगर असली वजीटा और ये नकली वजीटा आमने सामने आ जाएंगे? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।